दोस्तों, आपने देखा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा कि कैसे कैसे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग बायास होते हैं, इन्वेस्टर्स के बायासेस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसे अपने डिसीजंस लेते हैं बिहेवियरल बायासेस के ऊपर, और कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं ऐसा कुछ मिस्टेक्स को। सो उसके बारे में हमने सीखा। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि सी क्लाइंट जो होता है, बहुत लोग ये बोलते हैं क्लाइंट भगवान है, क्लाइंट इज एवरीथिंग एंड ऑल दैट थिंग। वो सच है, लेकिन क्लाइंट ऐसा एक पर्सन है जिसको हमारी सहायता चाहिए। ओके, ये याद में रखिए कि क्लाइंट एक पर्सन है और एक आदमी है जिसको हमारा हेल्प चाहिए, और हम उस हेल्प को ठीक तरीके से निभाना चाहिए हमको। सो देखते हैं कि कैसे टेक्निकली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं विद द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। सो देखते हैं, इसको बोलते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। सो क्लाइंट को खुद के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता। जैसे कि अगर आप बीमार हैं, आप बीमार हैं तो आपको ही पता रहना नहीं चाहिए कि क्या हुआ है आपको। तो डॉक्टर को पता रहता है कि हो ओके, इसको क्या हुआ है। वो आपके सिम्टम्स देखता है, वो आपके टेम्परेचर देखता है, आपका ब्लड शुगर देखता है। वो सब देखने के बाद वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करता है। ऐसे ही आपको जो है उसका बिहेवियर देखना है, उसका हिस्ट्री देखना है, उसका कैसे रिएक्ट कर सकता है वो पर्टिकुलर सिचुएशंस में, वो देख के आपको रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब क्या है। Risk profiling is an evolution of an evaluation होना चाहिए वो, of an individual's willingness and ability to take risk. Okay, रिस्क कितना ले सकता है, उसका एबिलिटी कितना है और उसका विलिंगनेस कितना है। एबिलिटी का मतलब है उसकी क्षमता कितनी है, विलिंगनेस का मतलब है उस कितना लेना चाहता है। सो चाहने में और कैपेसिटी होने में डिफरेंस है। सो एबिलिटी एंड विलिंगनेस, ये अलग अलग चीजें होते हैं। एसरटेन द रिस्क एपेटाइट ऑफ एन इन्वेस्टर। सो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों इसको देखने के लिए रिस्क प्रोफाइलिंग करना है, रिस्क का कैपेसिटी कितना है, एबिलिटी कितना है देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि सो दैट आपको इन्वेस्टर्स को या क्लाइंट को ठीक तरीके का प्रोडक्ट आप उसको दे सके। ओके, सो उसके रिस्क के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से आप उसको एक प्रोडक्ट दे सकें। इसके लिए रिस्क प्रोफाइलिंग जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट ऑफ डिटरमाइनिंग एंड प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन करने में कितने में गोल्ड चाहिए, कितने में गोल्ड, कितने में कितना इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना है, सेफर प्रोडक्ट्स में कितना इन्वेस्ट करना है, कितना लिक्विडिटी रखना है, कितना इंश्योरेंस देना है। ये सब चीजें आपको रिस्क प्रोफाइलिंग में ही पता चलेगी। Okay, need to take risk arise when the investor needs higher returns to reach one's goal. अगर गोल के लिए गोल ज्यादा पैसा डिमांड कर रहा है, कि जैसे कि हमने किसी के बच्चे के लिए एग्जाम के लिए चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, और वो हायर एजुकेशन आ रहा है 7 साल के अंदर और इसके पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं है, तो आपको थोड़ा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, और आपको देखना पड़ेगा उसकी 7 से 8 साल में कुछ आप कर पाएंगे ज़्यादा रिटर्न्स की वजह से। नहीं, आपके पास सफिशिएंट पैसा है और आपके पास टाइम भी है, और रिस्क लेने की कैपेसिटी आपको कम है, तो आप सेफर इन्वेस्टमेंट्स में ही जाएंगे। सो ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो हम बोलते हैं, ऐसे कर सकते हैं जब आपको उसका रिस्क पता है। So ability to take risk is refers to the financial ability of an investment horizon. उसके बारे में हम लोग थोड़ा एग्जांपल्स देंगे आपको। Willingness is the physical psychological ability. इसके पास हो सकता है कि उसके पास पैसा हो, लेकिन उसको अपना पैसा 100 रुपए 99.99 भी हो गया तो उसको डर लगना शुरू हो सकता है। सो जनरली ऐसा ही होता है। सो ऐसे वाले कस्टमर्स को देखना पड़ेगा, और उसको आप नर्चर करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसको ज्यादा रिस्क एबिलिटी देना पड़ेगा।
तो विलिंगनेस रिस्क प्रोफाइलिंग टूल्स आर यूज्ड टू जनरेट। सो कैसे करते हैं ये? देयर आर बहुत रिस्क प्रोफाइलिंग टूल्स हैं। ये एक है, आप ही को आप ऑब्जर्व करके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको दे कुछ दे, या सेकंड है क्वेश्चनर्स होता है, कुछ एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सब है, आप गूगल करके देख सकते हैं। सो रिस्क प्रोफाइलिंग, रिस्क प्रोफाइल इज एन वैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी, ये सब रिपीटेशन है। ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट कंज्यूमर्स आर सोल्ड ओनली द प्रोडक्ट दैट इज सुटेबल फॉर देम। चलिए देखते हैं थोड़ा एग्जांपल्स। ये जनरल थंब रूल है, जरूरी नहीं कि ये सब 100% राइट हो, लेकिन थंब रूल होता है ये जो जनरल कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ओल्डर इन्वेस्टर्स मे हैव अ लोअर रिस्क एपेटाइट देन यंगर। ओके, सो अगर ये एक लड़का है 16-17 साल का, तो वो क्या रिस्क लेने की उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। आप देखे होंगे कि बच्चे टू व्हीलिंग करते हैं गाड़ी के ऊपर, लेकिन एक 60 साल का आदमी तो नहीं कर सकता। सो उस लड़के का रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स में भी यंगर एज में रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। सो द हायर द एक्यूमुलेटेड, मैं सेकंड पॉइंट देख रहा हूँ, हायर द एक्यूमुलेटेड कैपिटल रिस्क इज एपेटाइट इज। ऑब्वियसली आपको बेसिक चीजों के लिए खर्चे का टेंशन नहीं है, तो आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है। इंडिविजुअल्स विद रेगुलर इनकम टेंड टू हैव अ हायर रिस्क एपेटाइट। रेगुलर इनकम आ रहा है आपको से, तो आप रिस्क एपेटाइट आपका ज्यादा होगा। इंडिविजुअल्स विद हायर जॉब सिक्योरिटी मे हैव विलिंग टू हैव अ हायर रिस्क। हो सकता है जॉब सिक्योरिटी है आपके लिए, so risk appetite decreases as the number of independent dependents increases। घर में 5 लोग हैं, 5 भी लोग भी काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होगा। अदरवाइज आप एक ही आदमी है जो काम कर रहे हैं, बाकी के नहीं कर रहे हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो आपका रिस्क एपेटाइट कम होगा। इंडिविजुअल्स विलिंग टू एक्सपेरिमेंट मे हैव अ हायर रिस्क एपेटाइट। ओके, मैं ये लास्ट कैटेगरी में आता हूँ कि विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग। सो एक्सप्लेन द एलोकेशन। सो रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे एलोकेशन हो जाता है कि इसमें कितना इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। So asset allocation is the process of allocating many across the various asset categories in line with the stated objective। So कितना किधर पैसा डालना है वो रिस्क के हिसाब से, गोल के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट होरिजन के हिसाब से आप अंदाजा लगा के अप्रोप्रिएट डिसीजन दे सकते हैं क्लाइंट को। तो कौन से एसेट क्लासेस हैं हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इक्विटी है, डेट है, अल्टरनेट एसेट्स हैं, रियल एस्टेट है, लिक्विड और कैश। तो इसमें हम लोग पैसा एलोकेट कर सकते हैं। सो इसमें एसेट एलोकेशन में क्या है, मीन्स क्या है, समझ लीजिए आपका क्लाइंट का एज क्लाइंट है, तो उसको आप ज्यादा इक्विटी नहीं देंगे, क्योंकि उसको अभी से उस पैसे को एंजॉय करना है। सो आप उसको देंगे कुछ ऐसा डिविडेंड गिविंग फंड्स, और आप देंगे उसको ज्यादा से ज्यादा डेट फंड्स, लिक्विड फंड में ज्यादा पैसा रखेंगे, हेल्थ के बारे में कंसर्न रहो, इसके बारे में एडवाइस देंगे, वो सब करेंगे। whereas क्लाइंट हु इज बहुत यंग है, तो आप उसको इक्विटी में देंगे, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी है, तो आप उसको कुछ नए प्रोडक्ट्स देंगे, अल्टरनेटिव्स देंगे। पैसा ज्यादा है तो आप रियल एस्टेट फंड्स भी देंगे। सो वो सब करेंगे, एसेट एलोकेशन उसको बोलते हैं। लेकिन एसेट एलोकेशन में 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं। सो ये बहुत स्ट्रेटजीज होते हैं, लेकिन मैं ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज आपके सिलेबस में हैं, सो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। सो एक स्ट्रेटजी को बोलते हैं हम स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। ओके, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन होता है। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप समझ लीजिए क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, और क्रिकेट में कप्तान जो है, कप्तान ने डिसाइड कर लिया है कि ये बैटिंग ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं, ये बैट्समैन पहले जाएगा, बी बैट्समैन बाद में जाएगा, सी बैट्समैन बाद में जाएगा, ऐसे ए बी सी डी ई नाम लिख के उनके कैपेसिटी के हिसाब से उसने एक ऑर्डर बना लेता है। उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ओके, उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। उसने देख लिया है कि हाँ शायद इनका ये बॉलर है, जनरली ये बॉलर जो है 3rd 4th ओवर्स में आता है, तो इसके लिए वो फेस करने के लिए हमने इस बैट्समैन को लगा है, या नया बॉल फेस करने के लिए ये बैट्समैन अच्छा है, और
विकेट्स होल्ड करने के लिए ये बैट्समैन अच्छा है, सो ऐसा करके रखते हैं। हिटर्स को शायद सेकंड थर्ड में भेज देंगे, ऐसा सब स्ट्रैटेजी होता है। सो वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं कि इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करके बात करेंगे। सो अभी फाइनेंस में जब आते हैं, अब इन्वेस्टमेंट्स में जब आते हैं हम लोग, सो इस स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन इज अलाइंड टू फाइनेंशियल गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें क्या है कि फाइनेंशियल गोल ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से, लेकिन क्रिकेट में क्या है, हमको मैच विन होना है तो ये ऑर्डर बनाया है। सो इधर क्या है, हमको एक गोल रीच होने में, समझ लीजिए मिस्टर राम को 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए। ओके, आपने देख लिया कि राम के पास अभी कितना है, कितना साल है, 15 साल है। तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि हाँ ये जो है इतना कैलकुलेट करेंगे, इस साल इतने साल में इसको 12% रिटर्न मिलेगा तो ये 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा, और इसको मंथली इतना XYZ अमाउंट इन्वेस्ट करना है। सो ये हो गया स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, इज अलाइन टू फाइनेंशियल गोल्स को कनेक्टेड होता है ये। इट इज considers the returns required, जैसे मैंने बोला returns required for the financial goals given in the horizon for the risk profile. Target allocation to various asset classes is, so 15% निकालना है या 12% निकालना है, किस किस में डालने से रिटर्न अच्छा आएगा या रिस्क कम होगा, उसके हिसाब से इधर डिसीजन होता है। रिस्क एपेटाइट, नीड एनालिसिस के बारे में होता है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स होता है, रिटर्न्स रिक्वायर्ड देखते हैं, कितना टाइम है देखते हैं, और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। अभी देखते हैं कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन और डायनामिक एसेट एलोकेशन। अभी कप्तान ने अपना बैटिंग ऑर्डर सेट कर लिया, पहला बैट्समैन गया, डकआउट हो गया। ओके, दूसरा बैट्समैन गया, उसने कुछ 10-15 रन निकाले, वो भी डकआउट हो गया। अभी क्या करेगा कप्तान कि अपने जो एक हिटर है उसको शायद भेजेगा, नहीं तो क्या करेगा, एक जो बैट्समैन है जो विकेट को होल्ड कर सकता है, रन्स न निकाले तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आउट नहीं हो। ओके, ऐसे कुछ प्लेयर्स होते हैं। तो उस प्लेयर को भेजेगा और बोलेगा कि यू हैव अ कैपेसिटी टू होल्ड द विकेट, तो थोड़े टाइम के लिए प्ले करो। ओके, थोड़ा बॉल पुराना होने दो, पिच में थोड़ा चेंजेस आने दो, उसके बाद में हम लोग खेलेंगे। सो नए बैट्समैन को भेजेंगे। सो इसको बोलते हैं टैक्टिकल। उसने टैक्टिकली अपना जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज कर दिया, वो टैक्टिकल है। सो उसको बोलते हैं टैक्टिकल। और डायनामिक है क्योंकि उस सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर दिया आपने, तो इसको बोलते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन। So opportunistic approach towards various market at a different point of time. Okay, so opportunistic approach है, उसको लगता है हाँ ये अगला बॉलर जो है शायद उतना स्ट्रॉन्ग बॉलर नहीं है, सो मुझे भेजना है हिटर को। ओके, पहले बोलते थे पिंच हिटर, सो अभी मैं भी फॉलो नहीं करता ज्यादा, लेकिन वही है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। ओके, सो अपॉर्चुनिटी है, उसको लगता है कि हाँ शायद 1 साल में इक्विटी का रिटर्न ज्यादा आएगा, सो इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा दो। उसको अगले साल लगेगा कि हाँ लगता है कि इक्विटी में उतना दम नहीं है, डेट में शायद आएगा, इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो डेट फंड्स बॉन्ड प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे, एनएवी ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे डेट्स में ज्यादा रखना है। सो उसको बोलते हैं। सो वो क्या देखता है, रिस्क को मैनेज करते हुए ही ज्यादा रिटर्न्स कैसे करें, रिस्क उतना ही रखना है लेकिन ज्यादा रिटर्न्स कैसे दें, उसके बारे में वो सोचता है, अपॉर्चुनिस्टिक होता है। ऐसी स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, reduce the portfolio risk without compromising the return or enhance the portfolio return without increasing the risk. Reduce the portfolio risk, increase the or compromise without compromising the return. रिटर्न उतना ही रहने दो, रिस्क को कम करो, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि एनहांस द पोर्टफोलियो रिटर्न्स, रिस्क को कम करो। सो ये जो होता है इसको बोलते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। Tactical asset allocation is already implemented with seasoned, or say allocation is generally largely implemented with seasoned investors. मैंने बोला था कि बड़े
HNI जो होते हैं या बड़ा कैपिटल होता है, उनके लिए टैक्टिकल एसेट एलोकेशन बहुत आसानी से काम करता है, क्योंकि वो अपने गोल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना पैसा बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। सो उसको बहुत इजी होता है। और रीबैलेंसिंग एक ये है। सो रीबैलेंसिंग जो है वो टैक्टिकल में भी कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिक में भी कर सकते हैं। सो रिजर्व लेवल ऑफ एसेट एलोकेशन, अपने जो एसेट एलोकेशन आप कर लिए हैं पोर्टफोलियो के रिस्क के हिसाब से या क्लाइंट रिस्क के हिसाब से, उसको हर साल या हर एक पीरियड में, 3 महीना हो सकता है, साल हो सकता है, 2 साल में एक बार हो सकता है, ब्रिंगिंग बैक टू द सेम एसेट एलोकेशन। समझ लीजिए आपने सोचा कि हाँ विनोद को मेरे को एक पोर्टफोलियो देना है, विनोद का रिस्क एपेटाइट आपने देख लिया और विनोद को बोला कि आप विनोद जी आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, 60% इक्विटी में डालिए और 30% डेट में डालिए और रिमेनिंग जो है 10% गोल्ड में डालिए। सो हाँ, हम लोग देख लिए और आपने आप मेरे लिए टैक्टिकल एसेट एलोकेशन देख रहे हैं। सो जब भी इक्विटी में ज्यादा रिटर्न्स आएगा, अपॉर्चुनिटी देखेंगे, आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सो वो करते रहेंगे। सो समझ लीजिए आपने 60-40 करके रखा है, 60% इक्विटी और 40% डेट में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 60% जो है, ओके 6 लाख एंड 4 लाख पकड़ लीजिए आप, तो 6 लाख जो है हो सकता है कि 10 लाख हो गया और ये जो 4 लाख है वो 5 लाख हो गया। सो कुछ टाइम के बाद आपको इसको फिर से 60-40 प्रोपोर्शन में लाना है, करेक्ट। सो आप क्या करेंगे, ये 6 लाख जो 10 लाख हो गया, 10 लाख 10 आपका से 4 लाख हो गया है 5 लाख, सो 15 लाख हो गया। अभी 15 लाख को फिर से 60-40 में लाके रखना है, तो उसको बोलते हैं रीबैलेंसिंग। सो कभी कुछ लोग 50-50 करते हैं, कुछ लोग 60-40 करते हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग के ऊपर होता है ये। रीबैलेंसिंग रिक्वायर्स इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एज वेल एज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। 1 मार्क का क्वेश्चन। द इन्वेस्टर्स मे देन डिसाइड टू सेल सम स्टॉक्स एंड बाय बॉन्ड्स एट 50। तो क्या करेगा, इक्विटी सेल करके बॉन्ड बाय करेगा। सो इनडायरेक्टली इधर क्या हो रहा है कि जो भी कॉस्टली है वो सेल कर रहे हैं, जो भी चीप है और उसका रेट कम है आप उसको ले रहे हैं, करेक्ट। सो ये रीबैलेंसिंग होता है। हो सकता है कि अगले साल ये बॉन्ड जो है ज्यादा परफॉर्म करे, इक्विटी कम परफॉर्म करे। सो इसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ये रिस्क एसेट एलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग जो है ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। नो नीड फॉर रीबैलेंसिंग अराइजेस ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन, रिस्क एपेटाइट और चेंज इन द गोल ऑल्सो। हो सकता है किसी का गोल अचीव हो गया हो और ज्यादा पैसा है, वो नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग दैट, वो अपना ज्यादा पैसा निकाल के और एक गोल में डाल देगा, सभी एसेट एलोकेशन चेंज हो जाएगा। ऑप्टिमल रिटर्न एक्सपेक्टेड फॉर इन्वेस्टर्स बाय लो एंड सेल हाई इसमें होता है। बाय लो एंड सेल हाई मैंने जो बोल दिया आपको। रीबैलेंसिंग कैन वर्क वेरी वेल फॉर लॉन्ग टर्म विथ मेनी मार्केट साइकिल। 7 साल 10 साल में एक बार मार्केट ऊपर नीचे जाएगा। सो मेनी मार्केट साइकिल में जो रहता है उसको इसका अच्छा बेनिफिट होता है। अभी ये सब चीजें जो है मैंने बताई आपको, रीबैलेंसिंग करना है, रिस्क प्रोफाइलिंग करना है, और कौन सा स्टॉक्स अच्छा है वो देखना है, वो सभी चीजें क्या क्लाइंट को खुद करना है या म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। क्लाइंट तो खुद भी कर सकता है। लार्ज कैप फंड में डालना है तो लार्ज कैप स्टॉक्स को सभी को पता है, तो उसी में ही सेलेक्ट करके उसको वो डाल सकता है। नहीं तो क्या करेगा वो, नहीं तो म्यूचुअल फंड में जाएगा। सो इसको डिसीजन कैसे लें, डू इट योरसेल्फ वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। ओके, सो ये इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। यस, सो वॉच कीजिए, फॉलो कीजिए इस वीडियो को।